घटनाक्रम की जानकारी दी गई है, लेकिन इशारे कई किए गए हैं। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा माहौल अब बनाया जा रहा है कि जैसे सारी गलती पायलट्स की है। सीधे तौर पर यह बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक को बचाने की कोशिश दिखाई दे रही है, ऐसा तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझा रहे हैं। इसमें विदेशी मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। देखिए ब्रिटिश अखबार डेली मेल क्या लिख रहा है। यह अखबार किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। ये लिख रहा है कि क्या अवसादग्रस्त एयर इंडिया पायलट ने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया जिसमें 260 लोग मारे गए क्योंकि उनकी मां की मौत हुई थी। देखिए कैसे इस अखबार ने इतनी बड़ी और फर्जी हेडलाइन बनाई हुई है। ये इन्होंने किस आधार पर लिखा, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। क्या इनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट हाथ लगी जहां पर ये कैप्टन अपनी जांच करा रहे थे या मेंटल इलनेस को लेकर चर्चा कर रहे थे या ऐसी कोई बात, कोई घटना सामने आई हो? कुछ नहीं। इन्होंने सीधा कैप्टन सुमित सभरवाल के कुछ दोस्तों से बात की है और उसके आधार पर लिखा है कि उनकी माताजी का देहांत हुआ था जिसकी वजह से वो शोकग्रस्त थे और कुछ दिन पहले उन्होंने मेडिकल लीव भी ली थी। लेकिन ये सिर्फ एक इकलौता अखबार नहीं है। आप सोचिए कि कुछ दोस्तों से बात करने के बना पर कि उनकी माताजी की मौत हुई थी, सीधा एक पायलट को सुसाइडल, और ये सिर्फ अपनी मौत की बात नहीं है। जो ये कह रहे हैं, ये तमाम अखबार कह रहे हैं, उसके मुताबिक क्या पायलट इतने सारे लोगों की एक साथ जान लेना चाहते थे? ये बहुत गंभीर बात है। और ये देखिए, ये सिर्फ एक इकलौता अखबार नहीं है जो ऐसा लिख रहा है। ब्रिटेन का ही एक और अखबार है द टेलीग्राफ। देखिए वो क्या दावा कर रहा है। इसने भी हेडलाइन बनाई है कि मेंटल हेल्थ के दावों के बाद एयर इंडिया के पायलट के रिकॉर्ड्स की जांच की गई। ये अखबार क्या कहना चाहता है, कितनी बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस तरह के फर्जी दावे आखिर क्यों कर रहे हैं जिनका कोई आधार अभी तक नहीं। अगर अंतिम रिपोर्ट में इस तरह की गलती पायलट्स की निकलती है तब तो आप कुछ लिख सकते हैं, वरना बिना अधूरी जानकारी पर दो ऐसे पायलट्स जो अब दुनिया में नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए, उन पर इस तरह की बात, कोई आधार नहीं है। और जब आप सुसाइडल टेंडेंसी की बात करते हैं कि कोई जैसा हमने आपको पहले दिखाया डेली मेल में, तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपने साथ साथ 245 लोगों की जान लेना चाहते थे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो रिपोर्ट भी बताऊंगी जिसके आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं। उस रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तमाम विदेशी मीडिया इसी तरह की हेडलाइन लेकर आ रहा है, वो ऐसी हेडलाइंस प्ले कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर एयर इंडिया क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट को कुछ अलग रंग देना चाहते हैं। जैसे देखिए वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है। लिखा है, शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया एयर इंडिया प्लेन क्रैश से पहले अप्रत्याशित तौर पर ईंधन काटा गया। ये ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे जानबूझकर प्लेन का ईंधन काटा गया। बीबीसी ने इस केस से जुड़ी हुई बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं और हर न्यूज रिपोर्ट में ऐसे ही सवाल उठाए हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि कॉकपिट ऑडियो ने एयर इंडिया क्रैश की गुत्थी को और क्यों उलझाया। पूरा का पूरा विदेशी मीडिया ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि जैसे ये फिलहाल फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है और सब कुछ पायलट की तरफ इशारा करते हुए दिख रहा है। पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि सारा का सारा दोष इन दो पायलट्स पर भर दिया जाए जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अब इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये पूरी कोशिश प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बचाने के लिए हो रहा है। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से विदेशी मीडिया को अपना एक एजेंडा चलाने का मौका मिल रहा है, वक्त मिल रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि रिपोर्ट सिर्फ 15 पन्नों की है। इसमें हादसे पर अभी तक की जानकारियों के हिसाब से ही सब कुछ लिखा हुआ है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट सुबह 11:17 पर दिल्ली से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा। रिपोर्ट में लिखा है कि इसी एयरक्राफ्ट को अहमदाबाद से लंदन जाना था। दोनों ही पायलट्स मुंबई के थे, इसीलिए एक दिन पहले ही अहमदाबाद पहुंच गए थे। उन्होंने फ्लाइट से पहले अच्छी तरह से आराम किया था। फ्लाइट एयर इंडिया 171 का क्रू जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उनका भी जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, जिसमें अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी पदार्थ का सेवन किया हो जिससे टेस्ट होता है, अल्कोहल टेस्ट भी आप जानते होंगे, ये तमाम टेस्ट किए जाते हैं। ये ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, उन्हें फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिट पाया गया।
क्रू बोर्डिंग गेट पर दोपहर 12:35 पर पहुंचा, जो सीसीटीवी में भी दिख रहा है। रिपोर्ट में लिखा है कि विमान में 54,200 किलो का फ्यूल था। विमान का वजन 2,13,401 किलो था, जो लिमिट में था। विमान में कोई भी खतरनाक सामान मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में लिखा है कि विमान ने 180 नॉट्स की स्पीड अचीव की और तुरंत इंजन 1 और इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच सिर्फ 1 सेकंड के गैप में रन से कट ऑफ पोजीशन पर आ गए। रन मतलब आप बढ़ सकते हैं आगे, कट ऑफ मतलब सप्लाई कट, जिसकी वजह से इंजन की फ्यूल सप्लाई रुक गई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में दोनों में से कोई एक पायलट ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि तुमने स्विच क्यों बंद किया। ये बहुत छोटी रिपोर्ट है, 15 पेजेस की है। वैसे ही इतने बड़े हादसे की इन्वेस्टिगेशन 1 महीने में पूरी हो नहीं सकती। ऐसी जांचों में कई महीने लगते हैं, साल लगता है। इसीलिए किसी भी नतीजे या निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। इसीलिए पायलट एसोसिएशन नाराज है। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने रिपोर्ट के बाद जिस तरह से दोनों पायलट्स पर पूरा दोष मढ़ने की तैयारी हो रही है, इस पर सख्त आपत्ति जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि इस घटना के बाद जिस तरह का नैरेटिव मीडिया पब्लिक डिस्कोर्स में चल रहा है, इससे हम क्षुब्ध हैं। खासतौर पर पायलट के सुसाइड की जो फालतू बातें की जा रही हैं, हम साफ करना चाहते हैं कि स्टेज पर ऐसे दावों का कोई आधार नहीं है। और यही बात हम भी दोहरा रहे हैं कि अगर आप इस रिपोर्ट के मुताबिक सीधा सीधा बोइंग या जीई पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, तो उसी आधार पर जब कोई भी सीधी बात, कोई भी प्रमाण नहीं है, तो आप पायलट्स को दोषी बताने की जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। पायलट की बहुत गंभीर साइकोलॉजिकल और प्रोफेशनल स्क्रीनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। बिना किसी सबूत के ये कहना कि ये पायलट का सुसाइड हो सकता है, ये पूरी तरह से नैतिक रिपोर्टिंग के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर ये दावा किस आधार पर? क्या पायलट को बिना सबूत दोषी ठहरा रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं? और फिर सवाल उठता है कि आपका एजेंडा क्या है, और सवाल यह भी उठता है कि किसको बचाने की कोशिश है, और सवाल यह भी उठता है कि क्या यह करोड़ों का खेल है। रिपोर्ट में ना तो टेक्निकल एनालिसिस पेश किया गया, ना ही यह बताया गया कि स्विच कैसे ऑफ हुए। रिपोर्ट में ना तो फुल ट्रांसक्रिप्ट है, ना फ्लाइट डेटा का स्पष्ट जिक्र है, ना कोई तकनीकी सिफारिश है। जबकि इथियोपियन एयरलाइंस के हादसे में फुल ट्रांसक्रिप्ट, डेटा, सुधार की सिफारिशें शामिल थी। इंजन बंद क्यों हुए, कब हुए, यही बात लोग जानना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्ट में इसका जवाब नहीं है। रिपोर्ट में पायलट की गलती का इशारा है, लेकिन कोई साफ सबूत नहीं है। रिपोर्ट में ना फुल ऑडियो है, ना वीडियो है, ना टेक्निकल जांच है। जाहिर तौर पर रिपोर्ट के आधार पर वेस्टर्न मीडिया पायलट्स को बिना सबूत कटघरे में खड़ा कर रही है, जबकि हर कोई एक्सपर्ट यही कह रहा है कि सिर्फ शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर पायलट्स को पूरे हादसे का जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल सही नहीं है। और जब आप सुसाइड जैसी बात का हिंट करते हैं, तो समझिए कि आप सुसाइड नहीं, 245 लोगों की जान लेने की बात कर रहे हैं। क्योंकि पायलट को एहसास है कि अगर वो प्लेन को गिराएगा तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा। सुनिए। एक एक्सपीरियंस पायलट जो 787 को जानता है, जो ड्रीमलाइनर को जानता है बोइंग के, उसको होना चाहिए था उसमें। और ये जो रिलीज हुई है, ये रिलीज होना डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट का है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हर वक्त रिलीज नहीं होती है, और इस बार अगर और कंट्रीज में भी रिलीज हो चुकी है, तो इसमें ना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का भी डायरेक्टिव नहीं है। उसमें खाली ये है कि 1 महीने में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आनी चाहिए। तो ये जो पब्लिक को रिलीज की है, ये एक डिस्कशन है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट से बिल्कुल डिफर कर सकती है। जो फाइनल रिपोर्ट है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एक अपनी फाइंडिंग का दे रहे हैं, 30 दिन के अंदर देना होता है। आईबी रिपोर्ट में भी है कि दोनों इंजन फेल होने की पुष्टता इस तथ्य से होती है। स्वाभाविक है, कप्तान उस समय अगर इंजन का पावर कम हो रहा होगा तो वो 2 चीज चेक करेगा। एक चेक करेगा कि कहीं गलती से इंजन तो नहीं बंद हुआ। उसने चेक किया और उसे पता चला कि नहीं, जिस लीवर पोजीशन पर इंजन को स्टार्ट होने में होना चाहिए उसी में है, इसलिए उसमें जो संवाद उसका अपने सह कप्तान से था वो चेक कर लेता और वो नहीं है। ऐसा माना जाता है कि गलती से हाथ लग गई और स्विच ऑफ हो गया। इतने बड़े विमान में कोई गलती से हाथ भी नहीं लगता है, और गलती से हाथ लग के इतना बड़ा इंजन बंद भी नहीं होता है। ये काल्पनिक है, इसलिए इसकी बात रखी नहीं जा सकती है। पूरी रिपोर्ट पर एयर इंडिया की तरफ से सफाई भी दी गई। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने एयर इंडिया के कुछ एम्प्लॉइज को यह मेल भेजा है, जिसमें कंटेंट की जानकारी हमारे पास मौजूद है।
रिपोर्ट पर एयर इंडिया के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि शुरुआती रिपोर्ट में विमान या उसके इंजन के बारे में कोई भी टेक्निकल या मैकेनिकल और मेंटेनेंस के इशू नहीं बताए गए हैं। विमान में उड़ान के पहले सारे मेंटेनेंस के काम पूरे किए गए थे। फ्लाइट से पहले पायलट्स का मैंडेटरी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी किया गया था, जिसमें दोनों पास हुए थे। उनके मेडिकल स्टेटस को लेकर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं था। एयर इंडिया के सीईओ कह रहे हैं कि शुरुआती रिपोर्ट में हादसे का कोई कारण नहीं बताया गया है और ना ही किसी तरह की कोई सिफारिश या अनुशंसा की गई है। इसीलिए मैं हर किसी से आग्रह करूंगा कि समय से पहले निष्कर्ष ना निकालें, क्योंकि जांच पूरी होने में अभी बहुत समय है। लेकिन एक बार बस सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, आपको अनेकों लोग ऐसे मिलेंगे जो जानबूझकर एक एजेंडा चला रहे हैं और लगातार दोनों पायलट्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करते रहेंगे, ये आगे वो लिखते हैं सीईओ, और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें एक पूर्ण और विस्तृत जांच के लिए जो कुछ भी सहायता चाहिए वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी, हादसे का कारण नहीं आएगा, तब तक इसमें कोई शक नहीं कि कयास लगते रहेंगे, लोग इधर उधर की बात करते रहेंगे, सनसनीखेज हेडलाइंस बनाते रहेंगे। लेकिन ये आरोप जो वो भारतीय पायलट्स पर लगा रहे हैं, उस पर हम इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि आप बिना सबूत के एक ऐसे शख्स पर आरोप नहीं लगा सकते जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अब दुनिया में है ही नहीं। लेकिन सोचिए, इन सब के बीच उन परिवार वालों का क्या, जिन्होंने अपने घर वालों को इस हादसे में खोया है। 241 प्लेन में सवार लोग और उसके अलावा वो 19 लोग भी जिनके ऊपर ये प्लेन गिरा, वो भी इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच वो अपने लिए न्याय तलाश रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये कोई स्कूटर नहीं है कि वो फ्यूल नहीं पहुँचा। ये फ्यूल पहुँचने की बात मैं मानता नहीं हूँ कि ये घटना नहीं हो सकती। ये कोई भी बेदरकारी है, या गवर्नमेंट की सुनो या एयरलाइंस की सुनो या किसी को भी, ये बेदरकारी है। बाकी फ्यूल की बात तो मैं नहीं मानता। अभी जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो इंजन जब कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्वेश्चन किया कि कट ऑफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ है, जो आपने इंजन बंद किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ स्विच रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया। तो मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये अलर्ट क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलर्ट आया तो ये प्योरली हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकली इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे या तो बंद हो गए थे। हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी दुर्घटना कहीं पर भी ना हो। गवर्नमेंट सिर्फ यही प्रिकॉशन रखे और जो भी इसके अंदर प्रिकॉशंस लेने हो वो सारे गवर्नमेंट ले, ताकि ऐसा हादसा फिर कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ ना हो और कोई भी अपना फैमिली मेंबर्स ना खोए। इस जांच रिपोर्ट के बाद हंगामा मचा है। डीजीसीए भारत में रजिस्टर्ड सभी प्रभावित फ्लाइट्स के इंजन फ्यूल स्विच की जांच के आदेश दे चुका है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट के बाद डीजीसीए ने सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स को इंजन फ्यूल स्विच की जांच 21 जुलाई 2025 तक पूरी करने को कह दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया ने भी बोइंग के सारे विमानों के फ्यूल स्विचेस की जांच के आदेश दिए हैं। अब पूरी दुनिया में यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी प्रोग्रामिंग की गड़बड़ी की वजह से ये स्विच रन से कट ऑफ मोड में भी जा सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है, जिसकी वजह से इंजन को फ्यूल की सप्लाई मिलनी बंद हुई और विमान हादसे का शिकार हुआ। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से स्विच नीचे गिर जाता है और रन से कट ऑफ पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान गई। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। अब मौलाना चांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ अवैध धर्मांतरण के मामलों की जांच में जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे उसने इतना बड़ा काला साम्राज्य खड़ा किया। क्या इस सब में राजनीति की शह उसे मिली? ये सवाल यूं ही नहीं उठा। छांगुर के सियासी कनेक्शन का एक सनसनीखेज दावा हुआ है। छांगुर का नाम गैंगस्टर से नेता बने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद के साथ जोड़ा गया है। दावों के मुताबिक 2014 में छांगुर ने अतीक अहमद के लिए चुनाव का प्रचार किया था, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। छांगुर का गांव यूपी के बलरामपुर में है, लेकिन उसने श्रावस्ती लोकसभा के मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर अतीक अहमद के लिए प्रचार किया, मंच साझा किया, उसके लिए लोगों से वोट मांगा।
2014 में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि तब वो हार गया, लेकिन उसके लिए छांगुर के प्रचार की खबर से आज हर कोई छांगुर की सियासी पहुंच को लेकर हैरान है, क्योंकि सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर इस शख्स में ऐसा था क्या कि वो इतना बड़ा 40 कमरे का साम्राज्य बनाता रहा और किसी ने हाथ तक नहीं उस पर डाला। तो अखबारों में हमने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की फोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था, कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। अगर वाकई छांगुर का कनेक्शन अतीक अहमद के साथ था तो ये छोटी बात नहीं है। अतीक अहमद को 2023 में तब मार दिया गया था जब वो कस्टडी में था। अतीक अहमद की हत्या को लेकर यूपी से लेकर देश की सियासत में तूफान उठा था। अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण, लूटमार जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे, लेकिन अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नेताओं ने इस पर हंगामा किया। मामला संसद तक में उठा। राजनीति ने सिर्फ इसीलिए अतीक हत्याकांड पर सवाल नहीं उठाया कि वो कस्टडी में मारा गया, बल्कि ये कहकर हंगामा हुआ कि एक पूर्व सांसद को मारा गया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो मुसलमान था इसलिए मारा गया। देखिए कैसे अतीक अहमद हत्याकांड में राजनीति का तूफान आया था। अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? न केवल वो, बल्कि पता नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है। यूपी सरकार की पुलिस कस्टडी में जिनके हाथों में जंजीरें थी और जो पुलिस उनके अतराफ में थी, और वो यूपी सरकार जो कही थी गोली का जवाब गोली से देंगे, उनके सामने 2 लोगों की हत्या कर दी गई और वो तमाशाई बने बैठे रहे। आप अपनी नाकामी को, अपनी पुष्पनाही को छुपाने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई आप सत्ता में आप हैं, मैं नहीं हूं। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपकी कस्टडी में किसी को मारा गया है। आज जब इस अवैध धर्मांतरण करने वाले छांगुर के बारे में जानकारी आई है कि उसका रिश्ता अतीक अहमद से था, तब आपने इन लोगों को कुछ बोलते सुना क्या? अभी तक कुछ नहीं कहा। अतीक अहमद को राजनीति ने संरक्षण दिया था, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या छांगुर का अतीक अहमद के अलावा किसी और सफेदपोश से कनेक्शन था? ये जांच का विषय है। इस बीच छांगुर के विदेशी फंडिंग के मायाजाल पर मैं आपको एक्सक्लूसिव खुलासे बताने जा रही हूं। विदेशी फंडिंग के लिए नवीन रोरा उर्फ जमालुद्दीन छांगुर का पॉइंट्स पर्सन था। कन्वर्ट हो चुके नवीन और नीतू छांगुर के विदेशी फंड्स का मैनेजमेंट करते थे। नवीन रोरा ने तो विदेशों में 8 बैंक खाते खोल लिए थे। 8। 2016 से 2020 के बीच नीतू और नवीन ने 19 बार यूएई संयुक्त अरब अमीरात की यात्राएं की, लेकिन 18 यात्राएं अलग अलग थी। सिर्फ एक बार 2017 में नीतू और नवीन साथ साथ यूएई गए, लेकिन लौटे अलग अलग। नवीन रोरा ने नवंबर 2015 में ऑनलाइन धर्मांतरण किया था। दुबई से अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर के जरिए नवीन ने धर्मांतरण किया। दुबई की इसी संस्था के जरिए छांगुर को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोप है। 2018 में छांगुर खुद दुबई गया था, जहां उसने विदेशी फंडिंग को लेकर मीटिंग्स की थी। इसी बीच यूपी पुलिस ने छांगुर के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन में आया खर्च उसी से वसूलने का फैसला कर लिया। बलरामपुर प्रशासन ने उसके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन के बाद छांगुर की एक कोठी पर रिकवरी नोटिस चस्पा किया है। उधर छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का शिकार हुई लड़कियां एक एक कर अब सामने आ रही हैं। उनका बयान सुनिए। मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। और किस पीड़िता को न्याय मिला है? ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा, जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में।
जहाँ पे मैं गई थी वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर 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 देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं। इस मामले की तह तक पुलिस पहुंच रही है और हर तह जब खुलेगी हम आपको दिखाते रहते हैं। सीन में स्टंटमैन राजू उर्फ मोहन राज एक एसयूवी गाड़ी चला रहे थे जो रैंप से गुजरी और फिर घूमते हुए पलट गई। गाड़ी हवा में उड़ते हुए सीधे नीचे जमीन पर गिरी और उसका आगे का जो हिस्सा है वो जोर से जमीन से टकराया। वही ड्राइव कर रहे थे। इसके बाद जोरदार धूल उड़ी। कुछ सेकेंड्स तक सेट पर मौजूद लोग देखते रहे। जब उन्हें लगा कि कार से कोई हलचल नहीं हो रही है तो अचानक उन्होंने कार की तरफ दौड़ना शुरू किया और स्टंटमैन राजू को कार से बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। यह घटना 13 जुलाई की है, लेकिन एक दिन बाद भी फिल्म यूनिट की तरफ से किसी ने कोई बयान अभी तक नहीं दिया। पहले खबर आई थी कि स्टंटमैन राजू की मौत हार्ट अटैक से हुई। हालांकि बाद में स्टंट का वीडियो आने के बाद उनकी मौत की असली वजह साफ हो गई। यह एक्सीडेंट हुआ। स्टंटमैन राजू की मौत को लेकर सवाल सुरक्षा मानकों को लेकर भी है। आपके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या है? ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सेट पर जरूरी सेफ्टी मेजर्स ना होने पर प्रोड्यूसर रंजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, करवाने की कम से कम मांग की है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि स्टंटमैन मोहन राज की सेट में सेफ्टी अरेंजमेंट की कमी के चलते मौत हो गई। कई वेकअप कॉल्स के बावजूद प्रोड्यूसर्स पैसे बचाने के लिए, सिर्फ पैसे बचाने के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और टेक्नीशियंस और वर्कर्स की जान के साथ समझौता करते हैं। उनकी जान को जानबूझकर खतरे में जाने देते हैं पैसे के लिए। एसोसिएशन ने प्रोड्यूसर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की मांग के साथ राजू के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। और हम भी आज राजू और राजू के परिवार के साथ खड़े हैं। राजू की मौत को लेकर 3 अलग अलग धाराओं में 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच की जा रही है। फिल्म अभिनेता विशाल ने सोशल मीडिया पर स्टंटमैन राजू की मौत की पुष्टि की और कहा कि उन्होंने कई खतरनाक स्टंट बार किए। वो बहादुर इंसान थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो राजू के परिवार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। स्टंटमैन मोहन राज जोखिम भरे स्टंट करने के लिए जाने जाते थे। इससे पहले भी वो इसी तरह का एक स्टंट करते हुए घायल हो गए थे। तब उन्होंने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी कार से निकालकर अस्पताल ले जाया गया था और उनकी जान बच गई। अब सोचिए, जिंदगी भर जो स्टंटमैन फिल्म की कहानी में साइडलाइन ही रहा, जिस दिन उसकी मौत आई वो लीड रोल में था। वास्तव में ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी, क्योंकि ये स्टंट उसका आखिरी स्टंट होने के साथ उसकी मौत की वजह बन गया। फिल्मों में स्टंटमैन को वो कभी नहीं मिलता जिसका वो हकदार होता है। मेहनत वो करता है, खतरे में अपनी जिंदगी डालता है, नाम किसी और का होता है। जिंदगी दाव पर वो लगाता है, एक्शन हीरो कोई और कहलाता है। जिंदगी उसकी खतरे में होती है, वाहवाही किसी और को मिलती है। और जिस सीन के लिए उसकी जान भी जा सकती है, उस सीन के लिए हॉल में बजती हैं तालियां, सीटियां। और ये तालियां सीटियां उसके लिए नहीं, किसी और के खाते में चली जाती है। ना वो हीमैन कहलाता है, ना वो शोमैन कहलाता है, वो सिर्फ स्टंटमैन बनकर रह जाता है। जिनके लिए वो स्टंट करता है वो करोड़ों कमाते हैं, स्टार कहलाते हैं, और अपनी जान की कीमत पर स्टंट करता है उसे चंद सिक्के मिलते हैं। स्टंटमैन को फिल्म में सीमित काम ही मिल पाता है। उन्हें प्रति स्टंट या प्रति दिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है, जो कि औसतन 5,000 से 50,000 रुपए तक होता है, जिसके लिए वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देता है। और जब भी कोई एक्शन फिल्म हिट होती है तो भी स्टंटमैन को कोई जानता तक नहीं।
तो कुल मिलाकर बड़े बड़े सितारे ऐसे हैं जिनका आप देखेंगे बॉडी डबल होते हैं, स्टंटमैन होते हैं जो उनके लिए एक्शन सीन्स करते हैं, लेकिन शोहरत उन्हें मिलती है और इनके हिस्से में हादसा। ये जानकारी देनी होगी ताकि समझ सके कि कौन सी चीज खाने के क्या नुकसान है। अब इतने सारे लुभावनी तस्वीरें देखकर घर में बैठे बैठे आप समोसे मत रात में ऑर्डर कर लीजिएगा, किसी की भी नीयत खराब हो जाए। देखने में और खाने में तो अच्छा लगता ही है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ये पूरी कवायद तेल और चीनी की खपत को कम करने के लिए शुरू की गई है। देखिए, दरअसल तेल और चीनी की वजह से हमारे देश में मोटापा एक एपिडेमिक की तरह एक समस्या बनकर उभर रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में हर 5 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। 1/5, हर पांचवा व्यक्ति, और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसी साल लैंसेट की एक स्टडी में अनुमान लगाया गया कि साल 2050 तक भारत के 44 करोड़ 90 लाख लोग मोटापे का शिकार होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को चेतावनी दी कि मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी और कुछ खास तरह के कैंसर की समस्या बनता है। इसीलिए खान पान को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों के कैफेटेरिया, लॉबी, मीटिंग रूम्स में चीनी, तेल की मात्रा को लेकर जागरूकता वाले बोर्ड्स लगाने के निर्देश दिए। जिस तरह से सिगरेट के डिब्बों पर वैधानिक चेतावनी लिखी जाती है कि आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, वैसे ही कैफेटेरिया के बोर्ड्स में खाने पीने की चीजों में चीनी और तेल की मात्रा कितनी है ये बताई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये जो पूरी पहल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का असर है जिसमें उन्होंने देशवासियों से चीनी और तेल में 10% की कटौती करने के लिए कहा था। अब हम आपको AI से तैयार की गई एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखकर आप तय कीजिए कि आप किस श्रेणी में खुद को देखना चाहते हैं। एक श्रेणी उन मोटे लोगों की है जो समोसे, जलेबी, कचौरी, रसगुल्ले, पकौड़े, पिज्जा, बर्गर और तरह तरह के चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स, और दूसरी श्रेणी है उन फिट लोगों की जो तेल और चीनी की कम मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, हरी सब्जियां, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर चीजें खाते हैं। आप दोनों की सेहत में अंतर देख सकते हैं। ये लगभग तय है कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होने की भी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको फैट से फिट बनाने के लिए ही स्वास्थ्य मंत्रालय खाने पीने की हर उस चीज का हिसाब किताब दे रहा है जिसमें ज्यादा मात्रा में फैट यानी वसा और चीनी मौजूद है। एक व्यक्ति को पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम तक तेल खाना चाहिए, 30 ग्राम्स। लेकिन जब आप एक समोसा खाते हैं तो 17 ग्राम वसा आपके पेट में जाता है, जो 2 समय से खाते हैं तो पूरे तेल की तय सीमा खत्म। अगर आप पिज्जा से 4 स्लाइस खाते हैं पिज्जा के, तो 40 ग्राम फैट एक बार में कंज्यूम करते हैं। मतलब फैट यानी वसा की जो तय सीमा है उसको आप पार कर चुके। इसी तरह से एक बर्गर खाने में आप 31 ग्राम फैट कंज्यूम कर लेते हैं। अब आपको तय करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसी तरह से रोजाना खाए जाने वाले अलग अलग फूड आइटम्स में जो फैट की मात्रा बताने वाले बोर्ड्स हैं उसको लगाने के लिए कह चुका है, ताकि लोगों को पता रहे कि वो खा क्या रहे हैं और ये तेल कितना है उस चीज में जिसको वो खा रहे हैं और वो उनके लिए कितना हानिकारक है। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति को चीनी कितना, दिन भर में 25 ग्राम। लेकिन जैसे ही आप एक गुलाब जामुन खा लेते हैं वैसे ही आपके शरीर में 32 ग्राम चीनी चली गई, यानी तय सीमा को आप पार कर चुके। एक 300 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक में 32 ग्राम चीनी है। करीब 100 ग्राम जलेबी में भी 8 चम्मच चीनी है। एक आइसक्रीम कोन में करीब 3 चम्मच चीनी है। तो आप सोचिए कि कहा तो आपको पूरे दिन में 25 ग्राम ही चीनी खानी थी, लेकिन एक बार में कोल्ड ड्रिंक एक पीकर, थोड़ा जलेबी खाकर कई गुना ज्यादा चीनी आप कंज्यूम कर चुके हैं। और जितनी एक्स्ट्रा आप खाएंगे वो सब धीरे धीरे आपकी बॉडी में फैट बन के स्टोर होगा, और यही सब चीजें आपकी सेहत पर बुरा असर डाल रही हैं। समोसा, जलेबी एक सिंबॉलिक है। हर लेफ्ट राइट, हमारे हर चौक, हर पार्टी, हर घर पे फंक्शन, हर बर्थडे, सब जगह समोसा आता है। तो समोसा हो या कचौरी है या कोई भी तली चीज़ हो, यह समोसा एक सिंबल है। अगर 10 चीज़ों को नाम तो बता नहीं सकते थे वो। जलेबी अभी हमें सिंबॉलिक है। कोई भी अच्छा फंक्शन रहा, कोई भी अच्छा सेलिब्रेशन रहा, तो जलेबी हमारा नेशनल फूड जैसा ही है। वो सिंबॉलिक है। वो अल्टीमेटली फैट और रिफाइंड शुगर
ये हमें अगेंस्ट इन चीज़ों की हमारी वॉर है। ओबेसिटी एक नया प्रॉब्लम हो रहा है। जंक फूड का जो कुछ नया हमारे यहाँ फंडा निकला है, तो जंक फूड के कारण भी बहुत सारे ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स हैं। और ओबेसिटी सिर्फ ओबेसिटी नहीं होती, उसके साथ साथ बहुत सारे आजारों को अपने आमंत्रण देती है, जिसके कारण हम लोग बहुत ही हेल्थ के सभी प्रॉब्लम से जुड़ते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो अपील है वो अपील बिल्कुल सही है। सबको लागू करना चाहिए, सारे देशों प्रदेशों में लगना चाहिए। इस तरह का खाने पीने वाली चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए तो लोगों को, कि कैसे साफ सफाई है, कैसे खाने वाली चीज़ें हैं, उसको विशेष ध्यान रखें। तेल रिफाइंड ये सब है, इसमें मिलावटी बहुत आ रहा है, इसलिए इसको करना जरूरी था। मानक निर्धारित करना चाहिए, ये दुकानदारों के ऊपर डिपेंड है। ये दुकानदारों को अपने तो देखा, अब सवाल यह है कि क्या हम समोसा, जलेबी, पिज्जा, बर्गर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की अपील को मानेंगे। सच है कि भारतीयों के दिन की शुरुआत ही पूरी कचौरी, समोसा, ब्रेड पकौड़े, जलेबी, रसगुल्ले, पराठे, छोले भटूरे से होती है। इसे बनाने में काफी मात्रा में तेल, चीनी का इस्तेमाल होता है। सोचिए ये सब खाने वाले भारतीय पतले कैसे होंगे। हम सबको पहल करनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग एक वर्ष में 21,000 करोड़ समोसे और करीब 34 करोड़ किलो जलेबी खा लेते हैं। यही नहीं, वो हर साल 35,000 करोड़ पराठे, 5,600 करोड़ पेट भटूरे, 14,000 करोड़ कचौड़ियां और 10,000 करोड़ ब्रेड पकौड़े खा जाते हैं। अब सब कुछ आपके सामने। ये सारा का सारा नाश्ता तेल में तल कर बनाया जाता है। केवल एक वक्त के नाश्ते में आप कई दिनों का खाद्य तेल कंज्यूम कर लेते हैं, और इसी आदत की वजह से पिछले 25 साल के दौरान भारत में खाद्य तेल की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। वर्ष 1994-95 में एक व्यक्ति साल भर में 7 किलो तेल खाता था। अब कितना? 55 ग्राम प्रतिदिन खा रहा है। 20 किलो सालाना। अब ऐसे में आपको सोचना होगा कि क्या करना है, कैसे इसको रोकना है। सोचिए, भारत के लोग रोजाना 55 ग्राम तेल खा जाते हैं, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि लोगों को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। इसी हिसाब से देखा जाए तो साल भर में ये मात्रा करीब 12 किलो होती है, यानी एक महीने में 1 किलो तेल। लेकिन आज एक व्यक्ति सालाना औसतन 20 किलो तेल खा रहा है, और इसी वजह से मोटापे से वो ग्रस्त है। तेल की खपत बढ़ने से देश में मोटे लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। साल 1990 में 3 करोड़ भारतीय मोटापे से परेशान थे, लेकिन 24 आते आते ये संख्या 35 करोड़ तक पहुंच गई है। और लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक ये संख्या करीब भारत में 45 करोड़ हो जाएगी। थामिए, रोकिए। कंट्रोल्ड खाना। भारतीयों को केवल तेल से ही प्रेम नहीं है, बल्कि चीनी भी हमें बहुत पसंद है। हमारे यहाँ हर खुशी के मौके की शुरुआत ही मीठे से होती है। कोई अच्छी खबर आती है तो मुंह मीठा कराओ कहा जाता है। कई घरों में तो खाना खाने के बाद परंपरा है, मीठे में क्या है। मेहमान आता है तो उसे मीठा खिलाते हैं, किसी के घर जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, बच्चों से प्यार जताना है तो चॉकलेट मिठाई देते हैं। त्योहार हो, शादी हो, बर्थडे, बिना मीठे के आयोजन पूरा होता ही नहीं। मीठा खाने की इस लत की वजह से आप देखेंगे कि देश भर में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। भारत में चीनी की खपत हर साल 2 से 4% की रफ्तार से बढ़ रही है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति साल भर में करीब 20 किलोग्राम चीनी खा जाता है। 20 किलो। मीठा खाने की इस लत की वजह से भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। यानी अगर भारतीय डायबिटीज मरीजों का एक देश बना दिया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से वो दुनिया के 17वां बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा। इसको फिर से सुनिए, अगर जितने डायबिटीज हैं के पेशेंट्स हैं, शिकार हैं, अगर उनको मिलाकर एक देश बनाया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से वो दुनिया का 17वां बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा, 17th पॉपुलेशन वाइज। हालात ये है कि हर साल भारत में 10 से 11% की रफ्तार से डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं। जिन्हें पहले से डायबिटीज है हम उनको भी सलाम करते हैं, क्योंकि ये कोई आसान रोग नहीं है। इससे जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, आपको खाने पीने में बहुत संयम रखना पड़ता है, आपको इंजेक्शन, दवाएं कई बार लेनी पड़ती हैं। लेकिन इससे बचे कैसे, ये बाकी लोगों के लिए